Hello students, it's a question number 3rd from 10th chapter recursion and recurrence relation। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि अगर कोई सीक्वेंस दे रखी है तो हमें एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कैसे बनाना है अभी। और फिर रिकर्सन रिलेशन क्या बताया था कि उसमें जो टर्म होती है वो अपने प्रीवियस टर्म पर डिपेंड करती है, उनका कुछ रिलेशन होता है, जैसे टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म में कुछ रिलेशन होता है। तो सेम हियर यहाँ पे एक जो सीक्वेंस है ए एन उसकी जनरल टर्म हो गई, ये टर्म अपनी प्रीवियस टर्म के 3 गुना है, ठीक है। तो हमें इसकी पहली 5 टर्म लिखनी है। बात आती है एन कहाँ से है, एन जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो एन की वैल्यू शुरू होगी 1 से और उससे ज़्यादा फिर, ठीक है। और ए नोट की वैल्यू पहले ही इन्होंने दे रखी है, इनिशियल कंडीशन ए नोट इज इक्वल ऑफ 2, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, ए नोट की वैल्यू तो 2 दे रखी है, अब हमें निकालना है a1, मतलब कि n की जगह पे 1 रखना है। सीक्वेंस क्या है हमारे पास, an इज इक्वल ऑफ 3 an माइनस ऑफ 1, n की जगह पे 1 रखा, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ a n माइनस 1 दैट मीन्स 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 3 a नोट। ए नोट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अब बात करते हैं a2 की, n की जगह पे आप रख दो 2, तो 3 टाइम्स ऑफ a 2 माइनस 1 तो 1, तो a1 3 a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास निकल के 6 आ गई, तो 6 पुट कर दो, कितना हो गया 18। फिर a3 की बात करते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ a2 मतलब अपने से पीछे वाले टर्म के 3 गुना है वो टर्म, तो 3 a2 की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 इंटू के 3 कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 54, ठीक है। अब a4 की बात करते हैं, तो कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ a3 3 टाइम्स ऑफ 54, इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 4 12 2 15 और 1 16, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली टर्म आ गई है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। हमें 4 टर्म, ये 5 ही टर्म निकाली थी, कितनी निकाली थी, फर्स्ट 5 टर्म। तो देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की ऑफ गिवन सीक्वेंस आर, कौन कौन सी वैल्यू आ गई, स्टार्टिंग की 2, फिर 6, फिर 18, फिर 54 और फिर 162। पहली 5 ही पूछी गई है तो हमने पहली 5 निकाली है। अगर 3 पूछता, 7, जितनी मर्जी पूछी गई है हमें उन हिसाब से वैल्यू निकाल देनी है, डिपेंड ऑन दैट वैल्यू, एन की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है और ये कंडीशन दे रखी होगी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए सीक्वेंस जिसका नाम होता है फैगोनिक सीक्वेंस। देखो अगर हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस दे रखी है ए एन की वैल्यू मान के चलो शुरू हो रही है A0 से, A0 A1 A2, ये डिपेंडेंट क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब कि जो n की वैल्यू है वो हमारी 0 से शुरू है। ये सीक्वेंस है जिसमें से जो पहली टर्म है वो और जो उसके बाद वाली टर्म है A0 और A1 ये दे रखी है 1 और 1, और सीक्वेंस का रिलेशन दे रखा है कि जो an टर्म है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, अपने से पहले वाली और उससे एक पहले वाली, मतलब कि लास्ट 2 प्रीवियस टर्म को सम करके हम निकालते हैं। तो ऐसी सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म इज 1 and 1 एंड द जनरल टर्म इज डिपेंड ऑन द प्रीवियस 2 टर्म्स, कि जिसकी पहली 2 जो वैल्यूज हैं, पहली 2 टर्म है वो तो 1 1 है और जो अगले 2 आएंगी वो उनका सम करके बनेंगी। जैसे कि हम बात करते हैं ए नोट हमें पता है 1 है, A1 पता है 1 है, A2 की बात करते हैं तो n की जगह पे क्या रखना है हमें 2, तो 2 माइनस 1 तो A1 और 2 माइनस 2 तो A0, A2 की वैल्यू आएगी A1 प्लस A0, A1 की वैल्यू भी 1 है, A0 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस 1, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, A2 की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं हम किसकी वैल्यू, A3 की वैल्यू, दैट मीन्स n इज 3, तो 3 माइनस 1 तो A2, 3 माइनस 2 तो A1। A3 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे A2 और A1 को ऐड करना पड़ेगा। A2 की वैल्यू 2 है और A1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। A4 की बात करें तो पिछली 2 टर्म, मतलब कि A4 की बात कर रहे हैं कौन कौन आएगा A3 और A2, A3 की वैल्यू कौन है 3 और A2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 + 2 5। इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी। भाई पहली टर्म 1 थी, देयरफॉर an इज इक्वल ऑफ 1, 1, फिर A2 कितनी आई 2, A3 की वैल्यू कितनी मिली हमें 3, A4 की वैल्यू कितनी मिली 5, A4 क्या हो जाएगा 1 2 0 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, पहली पिछली 2 को ऐड कर दो भाई, इन दोनों को ऐड किया ये बन गया, 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 फिर अगली टर्म वो आएगी क्या बनेगी 5 और 8 13। इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस आएगी।
इस सीक्वेंस को, इसका एक नाम होता है, इस सीक्वेंस का स्पेशल नाम है फेबोनिकी सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस जिसकी इनिशियल टर्म की दो वैल्यू 1 1 हो और जो अगली टर्म है वो पुरानी दो को ऐड करके हमारे पास बनती हो, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड फेबोनिक सीक्वेंस। ओके, तो हमारे पास जैसे कि अगला क्वेश्चन आ जाता है जिस तरह से कि हमारे पास रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। जो क्वेश्चन ज़रूरी है वही करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं करवा रही बिल्कुल भी, तो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब करने हैं। अब बात करते हैं रिकरेंस रिलेशन की। वही बताया था कि अगर कोई टर्म अपने से पुरानी वाली टर्म पे डिपेंड कर जाए, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन हो जाए, या फिर एक टर्म, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी पे डिपेंड करे, क्या पता इससे भी एक कम वाली सीक्वेंस पे डिपेंड कर रही हो। बात ये होती है कि ये टर्म जो है ना, ये अपने से प्रीवियस वाले टर्म पे ही उनकी वैल्यू पता है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या लिखना है हमें कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें से हम ए एन की वैल्यू निकाल सकें विद द यूज ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म, जैसे कि ए एन इज इक्वल ऑफ ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस के 2, और कंडीशन भी दे रखी हो स्टार्टिंग की, भाई हमें ए नोट की वैल्यू क्या है या ए वन की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू दे रखी हो। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है इसको कह देते हैं हम कौन सी सीक्वेंस या रिलेशन, रिकर्सन रिलेशन या रिकरेंस रिलेशन, जिसमें टर्म अपनी ही प्रीवियस टर्म पे डिपेंड कर रही हो और हमें इनिशियल कंडीशंस की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता हो, मेंशन हो, तो दैट इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। इन इनिशियल कंडीशंस को हम क्या भी कह देते हैं, बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि इनकी हेल्प से हम निकाल पाते हैं ना वैल्यूज को, इनको क्या कह देते हैं हम, बाउंड्री कंडीशंस। अब बात आती है ऑर्डर की। देखो ए एन इज इक्वल ऑफ ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस के 2, जो सबसे बड़ी टर्म है वो ए एन है, ए एन, और जो लोवेस्ट टर्म है वो कितनी है, ए एन माइनस के 2। तो इनके सब्सक्रिप्ट पे ध्यान दो, इस वाली वैल्यू पे, ये एन है और ये कितनी है, एन माइनस 2 है, तो इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सीक्वेंस का, ऑर्डर 2। जैसे कि हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस आ जाए, ए एन इज इक्वल ऑफ ए एन माइनस के 1 प्लस ए एन माइनस के 3 प्लस ए एन माइनस के 5, एक सीक्वेंस है। तो हाईएस्ट वाली जो स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो वो क्या है, एन, और सबसे कम वाला कौन सा है, एन माइनस के 5। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का, तो इस सीक्वेंस का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ये एक वैल्यूज है, तो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट सब्सक्रिप्ट वही है जो उसमें नीचे मेंशन होता है, इसको कहते हैं हम सब्सक्रिप्ट। जैसे कि इसका सब्सक्रिप्ट है एन, इसका सब्सक्रिप्ट है क्या, ए एन माइनस के 1, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, प्लस माइनस जो भी, मतलब रिलेशन एक तरह से डिफाइन करेंगे वो हमारे, और इनिशियल कंडीशंस पता है, बाउंड्री कंडीशंस पता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि ड्राइव द रिकरेंस रिलेशन। एग्जाम्पल ये 5, उसमें क्या कहा गया है, डिराइव ए रिकरेंस रिलेशन फॉर ऑब्टेनिंग द अमाउंट ए एन। क्वेश्चन लिख देती हूँ, ड्राइव द रिकरेंस का नाम आते ही समझ लो कि टर्म अपनी प्रीवियस टर्म पे डिपेंड करेंगी, फॉर ऑब्टेनिंग द अमाउंट ए एन एट एंड ऑफ n years on an investment of rupees 8,000 at 6% per annum compounded annually। अब यहाँ पे जो n एट द एंड ऑफ n ईयर्स के बाद में जो अमाउंट होगा वो उसको हमने डिनोट कर लिया an से, अमाउंट एट एंड ऑफ n ईयर्स, कि भाई एन ईयर का मतलब है कि एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कि उसका अमाउंट इतना हो जाएगा, भाई ए एन हो जाएगा उसका अमाउंट। स्टार्टिंग में कितना था, कितने पे इन्वेस्टमेंट चल रही है, 8,000 पे स्टार्टिंग की बात है ये, तो ए नोट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ए नोट की वैल्यू हमारे पास हो गई है 8,000। ए एन हमारे पास जो है अमाउंट है कितना, भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू 2 इंटू टी इंटू के 100, कि हमने किसी को अगर कुछ पैसा दिया है उधार, किसी रेट पे दिया है और कितने टाइम के लिए दिया है, तो क्या होता है कि उस अमाउंट के पर्टिकुलर, जैसे कि 2% ब्याज पे दिया है, तो 1,000 रुपये दिए मैंने किसी को उधार, तो उन 1,000 रुपयों पे ही 2% लगेगा। बट जो हमारी बात होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि हर साल वो ब्याज भी लेगा, उस ब्याज में जितना पैसा उसने दिया है
उस ब्याज में वो मतलब ब्याज और जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वो ऐड होके उस पे लगेगा। मतलब कि हर बार जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो हमारी बढ़ती चली जाती है। तो जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो AN है भाई, अगर हम बात करें 1 साल पहले की, तो कितना अमाउंट लगाएगा, जो AN-1 ईयर्स पहले था वो आएगा अमाउंट, और उस अमाउंट पे कितने परसेंट पे बात कर रहे थे हम, 6% पे। तो AN-1 तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट कितना हो गया 6% पर एनम 1 साल के लिए अपॉन के 100। तो जो सीक्वेंस मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, AN-1 प्लस 6 इंटू 1 6/100, तो कितना आएगी वैल्यू 0.06 इंटू के AN-1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, AN-1, तो 1 प्लस 0.06 AN-1 इज इक्वल टू AN। तो एक तरह से हमने ये कह दिया कि जो अब इस साल वाला अमाउंट है वो पुराने साल की जितना भी इंटरेस्ट बना होगा उसका कितना टाइम है, 1.06 टाइम्स है। ठीक है, तो जिस भी साल का निकालना है, तो एक तरह से हमने क्या कर दिया, ये सीक्वेंस नॉर्मली एक सीक्वेंस की एक स्टेटमेंट दे रखी है, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है इस फॉर्म में। और जब हमें पता है जब भी कोई सीक्वेंस की जनरल टर्म पुरानी टर्म्स पे डिपेंड करती हो तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, रिकर्सन रिलेशन। ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है 8,000 रुपये की शुरू करी हमने 6% रेट पे पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब कि एनुअली जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को हमने पैसे दिए किसी को उधार, 1 साल के लिए दिए 2% इंटरेस्ट पे, अगले साल में क्या होगा वो चुका नहीं पाया हमें, तो हमें जो ब्याज मिला है उसको हम उसमें अमाउंट में जोड़ देंगे कि भाई मान के चलो मैंने किसी को 1,000 रुपये दिए हैं, उसमें 20% ब्याज आ गया तो 20 रुपये वाला एक्स्ट्रा आ गए, तो मैं उस 20 रुपये को उस पर जोड़ के फिर उस 1,020 रुपये का ब्याज लगेगा। अगली बार क्या होगा, जो भी ब्याज आया वो 1,020 में और ऐड हो जाएगा, तो हर बार इंटरेस्ट हमारा बढ़ता जाता है। तो जो प्रीवियस अमाउंट रहा होगा उस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो ये एक बेसिक टर्म्स है कि हमें कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को। कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है और ऐसा इंटरेस्ट अलग होता है। हमने स्टेटमेंट को रिकर्सिव रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया। ओके।